हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई बिल्कुल धांसू चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ओम के नियम की, जो फिजिक्स में चैप्टर 3 में आपके वैद्युत धारा वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है ओम का नियम। बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसका सत्यापन भी कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको ओम के नियम के बारे में बताना होता है, फिर उसके बाद उसे प्रूफ करना होता है, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सही है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, जरूर देखें। और बात करते हैं ओम के नियम की, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई ओम का नियम क्या होता है। तो ओम जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक हैं, और ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई चालक पदार्थ है, मान लिया ये कोई चालक पदार्थ है, अगर इस चालक पदार्थ में इसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाओं का मतलब जैसे इसका टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, इस पर प्रेशर ना डाला जाए, इसमें कोई अपद्रव्य ना मिलाया जाए, ठीक, यानी कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें जो इसके सिरों के बीच लगा हुआ विभवांतर V है, वोल्टेज जो है, और उसमें बहने वाली जो धारा है I, इनका जो रेशियो होता है सदैव कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कि आपको अच्छे से डालना है ओम का नियम और लिखना है इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में बढ़िया करके लिखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है भैया, कांस्टेंट, नियत होता है। और ये जो नियतांक होता है ना, ये वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। सही है, तो V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अब वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक, 4 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या लिखना है, पहले अपना अच्छे से हेड डाल देना है ओम का नियम, फिर उसके बाद आपको ये थ्योरी लिख देनी है, और फिर लिख देना V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक या नियत। और ये क्या होता है, जो नियतांक होता है ये प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर है बात। अब बात आती है इसके सत्यापन की, प्रूफ की, कि इसे सिद्ध कैसे किया जाएगा इस बात को कि भाई जो विभवांतर V है चालक के सिरों के बीच लगा हुआ और उसमें बहने वाली जो धारा I है उसका अनुपात सदैव नियत रहता है, इस बात को सिद्ध कैसे किया जाएगा। तो देखिए, सत्यापन की बात करते हैं हम। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखते रहना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है बस। ठीक, तो अगर बात सत्यापन की करें तो है डाल देना है आपको प्रूफ, सत्यापन। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l, यानी कि माना हमारे पास कोई चालक तार है स्मॉल l लंबाई का, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन अनुगमन कर रहे हैं एक औसत वेग से, वो अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, उसके सिरों के बीच लगा विभवांतर V है, बहने वाली धारा इसमें स्मॉल I है। यही चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा हुआ है कि माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब वोल्टेज लगाएं तो वैद्युत धारा बहने लगती है। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तथा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल e हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e ले लेना है। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित धारा, ध्यान करो पिछली वीडियो में बताया गया है वैद्युत धारा कि I इक्वल टू NeAVd होता है। ठीक है, यदि कोई चालक तार है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनुगमन कर रहे हैं Vd वेग से, तो जो धारा होती है I, उसका जो मान होगा वो कितना होगा भैया, वो होगा I इक्वल टू NeAVd होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और बिल्कुल बढ़िया करके आपको कॉपी में अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना है। अब देखिए आगे इसे साफ कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इतना आपको लिख लेना है I इक्वल टू NeAVd, जो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है कि यदि चालक तार की लंबाई L तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो तो उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि जब भाई तार की लंबाई दे दी, विभवांतर दे दिया, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और वैद्युत क्षेत्र कितना होता है E इक्वल टू V अपॉन
एल होता है। सही है, E इक्वल टू V अपॉन एल, इतना आपको लिख लेना है। फिर आवेश E के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, जब भाई वो उस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो उस पर एक वैद्युत बल भी आरोपित हो रहा होगा, और वो वैद्युत बल कितना होता है, वो होता है F इक्वल टू क्यू ई। सही है, अब Q के स्थान पर हमारे पास क्या है, Q के स्थान पर हमारे पास है E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो हमने E लिया है। ठीक है, कि आवेश E के कारण, तो हमने Q के स्थान पर E लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F इक्वल टू E, और E का कैपिटल E का मान आ गया V अपॉन एल। क्लियर, यानी कि वैद्युत बल यहाँ पर हमें मिल जाता है। सही है, अब बात आती है कि भाई यदि आवेशित कण जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसका द्रव्यमान स्मॉल m हो तो उत्पन्न त्वरण, और जब उसके अंदर द्रव्यमान है और वो गति कर रहा है तो उसमें त्वरण होगा, तो त्वरण कितना होता है, त्वरण होता है F बराबर एम ए से। ठीक है, बराबर एम ए का इस्तेमाल किया जाए तो A इक्वल टू हो जाता है F अपॉन एम। क्लियर, F का मान EV अपॉन एल है, तो EV अपॉन एल, और M नीचे पहले से था। ठीक है, ये वाला, तो ये यहाँ ऐसे का ऐसे ही है, तो यहाँ पर A का मान हमारा आ जाता है EV अपॉन एम एल, इक्वेशन बन जाती है सेकेंड। सही है, तो आपको ध्यान रखना है करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध लिख लेना है, ऊपर थ्योरी लिखकर जो पीछे अभी लिखवाई थी। ठीक है, I इक्वल टू NEAVD, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, वहीं रोक देना है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण, कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है। सही, तो त्वरण निकालने के लिए पहले वैद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू V अपॉन एल होता है। ठीक है, और जो फिर वैद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर एक वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल लिख लेते हैं F बराबर क्यू ई होता है, और Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की बात चलिए तो E आ गया, और E का मान V अपॉन एल रख दिया। ठीक है, फिर हमने निकाला त्वरण भैया, तो A इक्वल टू F अपॉन एम होता है। सही है, तो F का मान क्या है, ये रहा EV अपॉन एल, तो EV अपॉन एल, और M अपनी जगह ऐसे कैसी है, तो यहाँ से त्वरण हमारा निकल कर आ गया EV अपॉन एम एल। ध्यान रखना इसे, कभी कभी विकल्पों में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि चालक तार के अंदर आवेश E या इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश स्मॉल e है का त्वरण होता है। ठीक है, तो कितना होता है, EV अपॉन एम एल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, विकल्पों में भी पूछ लेता है कि त्वरण कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो EV अपॉन एम एल होता है। क्लियर है, अब त्वरण के बाद क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है बात को, इतना लिख लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, जितना आपको यहाँ तक समीकरण नंबर 2 तक समझाया इतना लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है। ठीक है, अब थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए कि यदि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, कि भाई जो श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल ध्यान करो, श्रांतिकाल क्या था, श्रांतिकाल क्या है कि जो चालक तार है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के धनायनों से जो क्रमागत टकरों का जो औसत समय है उसे श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो बनी हुई है, देख सकते हैं अगर नहीं पता है तो। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांतिकाल है वो टो हो, तो इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न त्वरण ए के कारण वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के वेग में A इंटू टो की वृद्धि होगी। ये क्या है भाई, कि अगर इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल की बात करी जाए और इलेक्ट्रॉनों में त्वरण हमारे पास आ ही चुका है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में, जो इलेक्ट्रॉन का वेग है एक्चुअल में, ठीक है, जो u वेग है उसमें A इंटू टो की वृद्धि हो जाती है, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर u प्लस A टो हो जाता है। सही है, ये बात ध्यान रखनी है कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर u प्लस A टो हो जाता है। ठीक, u प्लस A टो इलेक्ट्रॉनों का वेग हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो चूंकि सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, कि भाई जितने भी n इलेक्ट्रॉन होंगे उस चालक तार के अंदर उन सभी का ही जो औसत निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा वेलोसिटी का, तो वो कितना आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को बताएगा। और अनुगमन वेग भैया होता कितना है, इसलिए अनुगमन वेग हो जाएगा सारे वेगों का एवरेज। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का मान लिया वेग कितना है, u1 प्लस A टो 1 प्लस u2 प्लस A टो 2, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगी, un, अगर मान लिया n इलेक्ट्रॉन है तो n तक हम बात करने वाले हैं, अपोन में क्या आ जाएगा
n आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो वी डी इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, यू वाले सब एक साथ लिख लो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, ठीक, अपॉन n, इन्हें अलग लिख लिया, प्लस A2 वालों को अलग लिख लो, यहाँ भी A2 1 A2 ए हमारा जो त्वरण है वो कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा टो1 प्लस टो2 प्लस डॉट 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 टो n तक बात जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, और पिछली वीडियो में बताया गया है स्पष्ट, जब अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताया था तो बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा भैया 0, प्लस यहाँ पर a, और ये जो श्रांति कालों का जो औसत है वो सब क्या बन जाएगा, टो, क्योंकि इस धातुओं के लिए श्रांति काल फिक्स है। ठीक है, कितना होता है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि भाई जो औसत वेग है, कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, ठीक, ये हमारा क्या है, औसत वेग है, और औसत वेग सदैव क्या होता है, सदैव शून्य होता है। सही है, विकल्पों के लिए भी ध्यान रखना, एक नंबर में मोस्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो हमेशा शून्य होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाता है हमारा, वी डी इक्वल टू ए इंटू टो आ जाता है। क्लियर, अब ए का मान समीकरण नंबर 2 में है हमारे पास, रख दो, तो वी डी इक्वल टू कितना बन जाएगा, ए का मान कितना है, ई वी अपॉन एम एल, और टो ऐसे का ऐसे आ गया, और ये क्या आया, ये आया भैया अनुगमन वेग वी डी और श्रांतिकाल टो में संबंध। ठीक है, यानी कि यही अनुगमन वेग कितना है, वी डी, वे श्रांतिकाल टो में संबंध है। यहाँ तक बात क्लियर है, संबंध है। ठीक है, कि ये जो आया हमारा, ये किस में आ गया कि ये अनुगमन वेग डी और श्रांतिकाल टो में संबंध आ जाता है। अब क्या होने वाला है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना है, बस बातों को स्टेप बाय स्टेप काउंट करते रहना, लिखते रहना है अपनी नोटबुक में अच्छे से। ठीक है, और नोट्स आप अच्छे से बना ही रहे होगे, मेहनत करनी आपने स्टार्ट कर ही दी है तो बढ़िया से मेहनत कर ही रहे होगे, बस डटे रहना है, एंड तक अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन पढ़कर ही रुक जाना है, कंटिन्यू बने रहना है, बस इतना करना है मेरे कहने से। ठीक है, जितना कराया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ते रहो, उतना अच्छे से नोटबुक में अपने नोट करते रहो। ठीक है, रिवाइज करते रहो चीज़ों को, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अनुगमन वेग और श्रांतिकाल में संबंध आ जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो भैया ये अनुगमन वेग आया, इसे उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब समीकरण 1 थी क्या हमारी, समीकरण 1 थी कि I इक्वल टू एन ई ए वी डी से। ठीक है, यानी कि इस समीकरण का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, यही तो थी समीकरण नंबर 1, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो पूरा एक डेरिवेशन है। सही है, इसे भी तैयार करना अच्छे से, बहुत आता है एग्जाम में ये भी। तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो I इक्वल टू एन ई ए और वी डी का मान जो अभी आया ये रख दो, कितना आया, ई वी टो अपॉन एम इंटू एल। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि सिरों पर लगा विभवांतर V और बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। सही है, तो क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर V के नीचे क्या आएगा, I आएगा, तो ml यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में n E और E स्क्वायर हो जाएगा, A हो जाएगा, V वहीं रोकना है, टो हो जाएगा, और उधर से V बचा और I यहाँ पहुँचा। ठीक है, यानी कि B अपॉन I इक्वल टू ये सब क्या है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सब नियत रहता है कि चूंकि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये सब क्या होता है, ये नियत होता है, फिक्स होता है। ठीक, और ये किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यह हम क्या लिख सकते हैं कि B अपॉन आई इक्वल टू आर, और यही क्या है, ओम का नियम है, कि यही ओम का नियम है। ठीक है, और यहाँ से बात क्या हो जाती है हमारी, प्रूव्ड हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। जो हमसे पूछा जा रहा था कि भाई सत्यापन करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ कि ओम का नियम कैसे होता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और बहने वाली धारा I का अनुपात नियत, तो ऐसे होता है। ठीक है, दोबारा सुनो, करा क्या है, ये जो B अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो लिखा हमने,
ठीक है, यानी कि जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अचर राशि है, फिक्स हो गया। l क्या है, चालक तार की लंबाई है, लंबाई भी फिक्स होगी तार की, ठीक है। a क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो भी फिक्स होगा। e क्या है, मूल आवेश जो फिक्स होता है, श्रांतिकाल धातुओं के लिए फिक्स होता है। n क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी उसमें दे दी गई होगी, फिक्स होगी, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये सब चीजें क्या हो गई, सब अचर हो गई, सब नियत हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसकी वजह से हमने इन सबको राशि को लिख दिया कांस्टेंट, और इसका जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है प्रतिरोध के बराबर, यानी कि R के बराबर। तो यहां से आ जाता है V/I इक्वल टू R। सही है, अच्छे से बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो बिल्कुल बढ़िया करके, दिमाग में भी, कॉपी में भी, और बिल्कुल बढ़िया करके तैयार कर लेना है डेरिवेशन को, काफी मोस्ट टॉपिक में आता है आपके। सही है, अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है, छाप लेना है चीजों को, ठीक है। अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपके एग्जाम में पूछता है ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, तथा इसे प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, किसी भी तरीके से आ जाए, या फिर कि B/I इक्वल टू नियत होता है सिद्ध कीजिए, या B/I इक्वल टू R होता है सिद्ध कीजिए। तो आपको अच्छे से हेडिंग डालना है, ओम का नियम, इस नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं, ठीक। और फिर क्या लिख देना है कि B/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट या B/I इक्वल टू R। फिर आपको हेड डालना है बढ़िया करके सत्यापन, ठीक है। प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे इसे, तो क्या लिख लेना है कि माना एक चालक तार है स्मॉल l लंबाई का, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसमें प्रवाहित आवेश स्मॉल e है, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। इतना लिख लेना है। माना चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और इसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है, तो I और जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग BD से अनुगमन कर रहे हैं, तो प्रवाहित धारा I इक्वल टू NEA BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। सही है, अच्छे से समझ लेना है दोबारा। तो पहली समीकरण बन जाती है I इक्वल टू NEA BD। फिर उसके बाद क्या करना है कि भाई चालक तार की जो लंबाई है, ठीक है, वो L है और उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू V/L। सही है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश घूम रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पर कितना बल लग रहा है, कितना वैद्युत बल लग रहा है, वो निकाल लो। F इक्वल टू QE होता है। अब आवेश E है तो Q के स्थान पर E आ गया, और V E के स्थान पर V/L आ गया, तो EV/L बन जाता है यहाँ से, ठीक है। यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो उत्पन्न त्वरण होता है F बराबर ma से, A इक्वल टू F/m। क्लियर। तो A इक्वल टू F/m, m का F का मान कितना है, EV/L, m अपना वैसे के वैसे ही है, ठीक है। ये आ गया त्वरण। त्वरण याद रखना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को त्वरण पूछ लेता है, EV/ml होता है। तो ये एक नंबर में MCQ बन जाता है और टेस्ट में आपको मिलेगा। सही है, ध्यान से सुन लो, टेस्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से त्वरित किया जाए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण बताइए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पर आरोपित त्वरण बताइए, या इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण बताइए। सही है। तो अगर आपको पता है, आपने वीडियो अच्छे से देखी है, तो आप बता दोगे EV/ml होता है भैया, ठीक है। नहीं तो एक नंबर खो दोगे, और ये बोर्ड में भी आता है, एक नंबर में MCQ में भी पूछ सकता है, और यहाँ से सवाल भी बन सकता है एक नंबर में, और अति लघु में भी पूछ लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, B वोल्टेज से अगर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाएगा तो उसका जो त्वरण होगा वो EV/ml होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं श्रांतिकाल की, कि भाई इलेक्ट्रॉन टकरा भी तो रहा होगा जब तार के अंदर भागा फिर रहा है, तो ठीक है। तो जब वो टकरा रहा होगा तो दो टक्करों के जो औसत समय है वो श्रांतिकाल होता है, ठीक। तो श्रांतिकाल τ होगा, तो जो त्वरण होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा, वो वेग में क्या करेगा, a इंटू टो की वृद्धि करेगा। तो वेग वैद्युत क्षेत्र के कारण या वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये वेग बढ़ के भैया U+A² हो जाएगा, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉन U+A² से भागे फिर रहे होंगे, तो सारा औसत अगर निकाला जाए तो वो अनुगमन वेग बन जाएगा, ठीक है। तो अनुगमन वेग निकाल लेंगे। अनुगमन वेग क्या निकालेंगे कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग, दूसरे का वेग, जितने भी हैं सबका n है तो n का वेग अपॉन n कर लो, ठीक है। U वाले पद सब एक साथ कर लिए और A² वाले अलग कर लिए, A सब में कॉमन है, A बाहर निकाल लिया, और भैया ये जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है ये क्या होता है, 0।
औसत वेग कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। और ये a, और ये जो τ1 τ2 τn अपॉन n जा रहा है, यानी कि श्रांति काल का जो औसत जा रहा है, ये तो सब श्रांति काल धातु के लिए फिक्स होता है, तो ये टो का टो रह जाएगा। सही है, a इंटू टो हो गया। अब a का मान जो अभी ये निकला था समीकरण नंबर 2 में, इसे उठा के यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, यहां से कॉपी मारो, इधर पेस्ट कर दो, हो गया काम। तो वी डी इक्वल टू कितना हो गया, ए का मान क्या है, ई वी अपॉन एम एल। तो ऐसे कैसे आ गया, और ये बन गया भैया अनुगौन वेग और श्रांति काल में संबंध। और ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुगौन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए, तो फिर यहां तक करना है आपको। क्लियर है, ठीक है, कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तथा अनुगौन वेग तथा श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे ही करना है, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना इस बात को। सही है, अच्छे से बिल्कुल कॉपी में भी छाप लेना और दिमाग में भी छाप लेना, बिल्कुल बढ़िया करके लिख कर तैयार करना इस टॉपिक को। बिल्कुल हो गया इतना। अब भैया हमारे पास इतना तो हो गया, अब क्या करें, तो जो समीकरण नंबर 1 थी इसका तो अभी इस्तेमाल ही नहीं करा, इसे उठाओ। I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, ठीक है, तो I इक्वल टू एन ई ए, और वी डी का जो मान है ये वाला उठा के यहाँ रख दो। ठीक, तो यहां से हमें b हमारे सामने है, i हमारे सामने है, हमें तो b अपॉन आई लेना था। अब क्या करें, तो b अपॉन आई को अलग कर लो, बाकी सब एक तरफ फेंक दो। ठीक है, तो बाकी सब एक तरफ आ गया, और b अपॉन आई अपना ऐसे कैसे रह गया। और ये जो राशि है, ये सारी की सारी राशि क्या है, नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके स्थान पर कांस्टेंट लिख दिया, और b अपॉन आई हमारा क्या बन गया, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। और ये नियतांक होता है भैया r के बराबर, और यही है ओम का नियम, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये बात हो जाती है प्रूव्ड। ठीक है, खत्म बात। सही है, तो ओम का नियम बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और अपने बिल्कुल अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में बढ़िया करके इसे छाप लेना है। सही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़िया रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, और मेहनत बिल्कुल बढ़िया दमदार तरीके से करते रहें, और बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से करते रहें। ठीक है, यानी कि जितना कराया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ते रहना है और मेहनत करते रहना है, बस काफी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी।